अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। चल, थैंक यू। अभी हम वेट कर लेते हैं आपके कोलीग्स के ज्वाइन करने का। मेरे पास इस वक्त 40 पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो आपकी क्लास थोड़ी सी शायद पिछले लेक्चर से भी ज्वाइन नहीं किया, तो हम 2 से 3 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? चलें फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Ali Rabani. I am a demonstrator here and postgraduate trainee of FCPS Anatomy. So today our topic of discussion is of the urinary system in the abdomen, that includes the kidney and ureter. When we will study the pelvis, we will further discuss the urinary bladder, but for now it's not the topic of our discussion. And another topic that we are going to discuss is adrenal gland. So by the end of this lecture, you should be able to describe the gross features of kidney, its relation, its covering, its blood supply, nerve supply, and lymphatic drainage, and explain the anatomical basis of renal colic. थोड़ी देर इसको टच करेंगे, इस और renal transplantation of course बिल्कुल basic से हम बात करेंगे. Describe the location, gross feature, relation, blood, nerve supply, and lymphatic drainage of suprarenal gland, and यही सारी चीज़ें features, blood, nerve, lymphatic supply, relations, course and constrictions of ureter. इंशाल्लाह हम आज इन 3 टॉपिक्स का जिक्र करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद किडनी. तो किडनी बेसिक स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल जो आप लोग हमेशा से मैट्रिक एफएससी से पढ़ते आए हैं, व्हाट डज किडनी डू? क्या करती है किडनी? किडनी एज एन ऑर्गन क्या फंक्शंस हैं इसके? कोई आइडिया है? कोई भी बता दें उनको, मैं इस पर कोई वो नहीं करता. सर फॉर्म्स यूरिन। सॉरी, बताइए, दोबारा बताइएगा. सर यूरिन फॉर्म होता है।
चलें, बाकी फिल्टर आउट करती है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हम दोनों चीज़ें आप फिजियो में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, रीनल फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हैं, कम वाटर हो गया, ज़्यादा वाटर हो गया, उस हिसाब से यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना, सॉल्ट लेवल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल बॉडी में मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू दैट। उसके अलावा तो आपका इसमें आ जाता है आपका जो वेस्ट निकालना, उसके अलावा वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आ जाते हैं, और तीसरी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी आ जाती है जो कि आपका एसिड बेस बैलेंस है। ये सारी चीज़ें आप फिजियो में इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे। इसके अलावा इसके और भी कुछ फंक्शंस हैं, जिस तरह एरिथ्रोपोइटिन वगैरह प्रोड्यूस करती है, और कुछ और हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो किडनी के थ्रू हो रही होती है। वो हमारा बेसिक टारगेट नहीं है, तो हम एनेटमी पे आएंगे, ग्रॉस फीचर्स पे आएंगे। सबसे पहले तो बात हम एनेटमी में जब भी किसी ऑर्गन की शुरू करते हैं कि वो पड़ा किधर है, कहाँ सिचुएटेड है। तो अगर आप देखें तो किडनी जो है ना, ये आपकी बैक वॉल के साथ जुड़ी होती है। थोड़ी सी मैं आपको ये वाली पिक्चर दिखाऊं, ये देखें, ये तो ये बैक वॉल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन हुआ है, तो ये बैक वॉल के साथ पड़ा होता है। आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड होती है जो वर्टिब्रल कॉलम, तो उसके राइट और लेफ्ट पे जो डिप्रेशन होता है ना, ये जो बैक की तरफ होता है, इस एरिया को कहते हैं पैराकोलिक गटर। ये जो ये वाला तो ये जो एक डिप्रेशन से इसके साइड पे बन रहा होता है, ये जो पैराकोलिक गटर्स होते हैं, तो ये राइट और लेफ्ट पैराकोलिक गटर्स के अंदर पड़ा होता है, बैक वॉल के साथ जुड़ा हुआ, और पेरिटोनियम के रेट्रोपेरिटोनियल है। दिस इज द पेरिटोनियल लेयर, दिस इज द रेट्रोपेरिटोनियल लेयर, ठीक है, दिस इज द पेरिटोनियल लेयर। तो ये जो है ना रेट्रोपेरिटोनियल पड़ा हुआ है। तो ये बात हो गई, एक तो बैक वॉल के साथ पड़ा है, रेट्रोपेरिटोनियल पड़ा है। दूसरा इस पिक्चर में आपको नजर आएगा कि बैक वॉल में किधर पड़ा है। एब्डोमिनल कैविटी में ना ये काफी ऊपर करके पड़ा होता है, डायफ्राम तक ऑलमोस्ट जा रहा होता है। तो यहाँ आप देखें, ये रिब्स के अंडर कवर आपको पड़ा नजर आता है। राइट साइड पे लिवर है, तो लिवर की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे पुश हुआ होता है। तो राइट किडनी देखें, ये 12th रिब और उसके ऊपर वाली स्पेस तक होता है, और नीचे तक आगे मैं आपको फर्दर बताऊंगा तकरीबन L3 तक होता है, ठीक है। ये आपका 12th है, ये 1 है, 2 है, 3 के लेवल पे तकरीबन होता है। और बाकी लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, ये देखिए ये 11th रिब है, ये 11th रिब तक इसका ऊपर वाला एरिया होता है। तो मोस्टली इट्स अंडर द कवर ऑफ रिब्स। एग्जैक्ट मैं आपको इनकी बातें थोड़ी साथ साथ करता हूँ। और ये जो है ना किडनी बिल्कुल ऐसे साइड टू साइड या कोरोनल सेक्शन में नहीं पड़ी होती। मैं आपको इस वाली पिक्चर में दिखाया था कि इसके साथ ना थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड होती है, कि ये देखें जो इसका जो हाइलम वाला एरिया है, अब ये देखिए इसका ये ऐसे नहीं पड़ी हुई, ये ऐसे पड़ी हुई है। तो ये देखिए ये ऐसे पड़ी हुई है, तो इसका हाइलम वाला जो एरिया है, ये दिस इज हाइलम एरिया। सो हाइलम एरिया इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड मीडियली, थोड़ी सी तिरछी पड़ी होती है किडनी, ठीक है। इसका लेवल आपने देख लिया कि ऊपर T11 11th रिब के लेवल पे लेफ्ट, 12th रिब के लेवल पे राइट, बैक पे रेट्रोपेरिटोनियल पड़ी है, और आगे मैंने इसकी थोड़ी सी टिल्टिंग की बात की। हम इसके एग्जैक्ट लेवल्स वगैरह भी सारा देखते हैं इंशाल्लाह। किडनी को आप देखें तो किडनी क्या है किडनी किडनी की तो शेप इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम बाकी चीज़ों को कहते हैं कि इट्स किडनी शेप, वरना अदरवाइज आप बीन शेप भी कह देते हैं, जिस तरह लोबिया के दाने होते हैं कि ओवल शेप है, एक तरफ से इंडेंटेड होता है। सो इसकी दो सरफेसेस बनती हैं, ये एंटीरियर सरफेस बन जाती है, इसकी बैक पे आपकी पोस्टीरियर सरफेस होगी। एक वाली ये अपर पोल हो जाएगा, ये लोअर पोल हो जाएगा, और इस जगह पे ये वाला लेटरल मार्जिन या कन्वेक्स मार्जिन हो जाएगा। और ये जो इंडेंटेशन है, ये जो डिप है, इस डिप को आप कह देते हैं हाइलम। इस डिप के अंदर हाइलम कहते हैं। ये डिप जो है ना किडनी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर जो है रीनल वेन एंटर हो रही है, रीनल वेन एग्जिट हो रही है, रीनल आर्टरी एंटर हो रही है, यूरिनरी रीनल पेल्विस एग्जिट हो रहा है, जिसमें से यूरिन निकलेगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी जो है लिम्फेटिक्स, नर्व और वो चीज़ें भी इसमें से गुजरेंगी। अच्छा, इसमें से जो है ना हाइलम में आपको इन चीज़ों की तरतीब आनी चाहिए, फ्रॉम फ्रंट टू बैक। फ्रंट के ऊपर वेन है, फिर आर्टरी है, और सबसे पीछे पेल्विस है। पेल्विस के पीछे भी आर्टरी की एक आधी ब्रांच होती है। तो अक्सर ये इस तरह होता है कि वेन, आर्टरी, पेल्विस, आर्टरी अगेन। तो ये फ्रंट टू बैक इस तरह आपका बन जाता है। तो बाकी ये हाइलम जगह हो गई। हाइलम जो एडल्ट किडनी होती है, उसके अंदर आपको जो है ना, जो बच्चों की किडनी होती है ना, उसमें शुरू में लोब्यूल्स अलग अलग होते हैं।
तो लोबुलेटेड सी अपीयरेंस होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे किडनी ग्रो करती है लोब्यूल्स आपस में मिल जाते हैं और इनकी जो है ना सरफेस स्मूथ हो जाती है। कुछ जिस तरह ये आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन देख रहे हैं, कुछ इनके इंडेंटेशंस, कुछ मार्किंग्स रह जाती हैं बताने के लिए कि यहाँ लोब्यूल्स थे, अदरवाइज ये ख़त्म हो जाती हैं। ठीक। किडनी को हम पहले जो है अगर हम पहले मैं आपको ना ये पिक्चर करा दूं, सॉरी मैंने यहाँ रखी हुई है ये वाली। किडनी को हम ना पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 5 सेगमेंट्स में। एक एपेक्स वाला सेगमेंट अलग कर लिया, सुपीरियर सेगमेंट, ये फ्रंट से है किडनी, ये बल्कि यहाँ नीचे लेबल भी शायद हुआ हुआ है, ये देखिए ये नीचे ट्विस्ट के नीचे लिखा हुआ है, दिस इज एंटीरियर सरफेस एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस में देखें येलो कलर में शो किया हुआ है अपर सेगमेंट, एपिक्स के को अपर पोल के पास ये आगे और पीछे से एपिकल सेगमेंट है। नीचे देखें इसी तरह हाइलम के नीचे नीचे वो है लोअर सेगमेंट या इंफीरियर सेगमेंट। एक हो गया सुपीरियर सेगमेंट, एक हो गया इंफीरियर सेगमेंट्स, 2 हो गए, बाकी रह गए 3। बाकी एंटीरियर और पोस्टीरियर को हम अलग अलग कर लेते हैं। हाइलम से आगे आगे की चीज़ जो है वो एंटीरियर हो गई, हाइलम से बैक का पोस्टीरियर हो जाएगा। तो हाइलम के आगे आगे देखें जो एंटीरियर है वो फर्दर 2 में डिवाइड हुआ हुआ है, एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर। ठीक है, और एक बैक पे एक कॉमन सेगमेंट है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर। तो 5 सेगमेंट्स हो गए, एपिकल या सुपीरियर, नीचे इंफीरियर, और हाइलम के लेवल पे एंटीरियर पोस्टीरियर अलग अलग हैं। हाइलम के लेवल पे एंटीरियर 2 हैं, एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर और पीछे पोस्टीरियर। ये 5 सेगमेंट्स इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास तौर पे आपसे इंशाल्लाह जो लोग सर्जरी में जाएंगे, यूरोलॉजी में जाएंगे, तो सेगमेंट जो है ना इनकी आर्टीरियल सप्लाई ऑलमोस्ट जो है ना इंडिपेंडेंट होती है। इन सब सेगमेंट्स की अपनी अपनी आर्टरीज हैं, आर्टीरियल सप्लाई इनकी इंडिपेंडेंट होती है। तो कभी पार्शियल नेफ्रेक्टमीज करनी हो तो आप अलोंग द सेगमेंट्स करते हैं कि अगर यहाँ कोई मसला टिश्यू का है, आपको लग रहा है कि ये रिमूव कर देना चाहिए, तो आप ऐसे चंक रिमूव नहीं करते, तो आप पूरा सेगमेंट जो है वो आप अलोंग दिस पूरा सेगमेंट रिमूव करते हैं। उसकी अपनी आर्टीरियल सप्लाई होती है, अपनी वेनस ड्रेनेज होती है, आप उसको लाइगेट करके सेगमेंट रिमूव कर देते हैं, बाकी चारों सेगमेंट सही काम करते रहते हैं। सो दिस इज इट। बाकी अब हम आते हैं किडनी के कवरिंग्स। पहले किडनी के ऊपर सबसे पहले तो किडनी का अपना एक फेशिया है, एक अपना कैप्सूल है जो कि ऑर्गन को कवर कर रहा है, जिसको रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। यहाँ ये स्नेल की पिक्चर है, इन्होंने ये वाइट डबल लाइन जो इसके थ्रू उन्होंने रीनल कैप्सूल दिखाया हुआ है, ये वाली जो लाइन बनाई हुई है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ नेटर की पिक्चर के अंदर इन्होंने आपको रीनल कैप्सूल ऐसे दिखाया हुआ है, ये देखिए रीनल ऑर्गन के ऊपर से जो पील ऑफ करके दिखाया हुआ है, दिस इज रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो है ये टोटली एडहेरेंट है पूरी किडनी के साथ, अपर लोअर पोल सारी सरफेसेस पे, और ये पूरा उसको कर रहा है। रीनल कैप्सूल के बिल्कुल बाहर फैट सराउंड कर रहा है उसको, पूरी किडनी को। तो दिस इज द लेयर ऑफ फैट दैट इज इमीडिएटली सराउंडिंग द किडनी, दैट इज इमीडिएटली सराउंडिंग द रीनल कैप्सूल, दिस वन, दिस इज नोन एज पेरीरीनल फैट। ठीक है, पेरीरीनल फैट, आई को देखें गौर से। ठीक है, पेरीरीनल फैट इसको कहते हैं। पेरीरीनल फैट से अगर आप बाहर की तरफ जाएं, उसके बाहर देखेंगे तो होता वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, कंडेंसेशन ऑफ फेशिया होता है, थोड़ा सा वो कंडेंसेशन के बाद वो ना एक फेशियल लेयर, एक बाकायदा फेशियल लेयर से बन जाती है, वो जो कनेक्टिव टिश्यू है। एक्चुअल सर्जरी के अंदर आपको फेशियल लेयर इतनी क्लियर नहीं नजर आती, लेकिन जो फॉर्मलिन फिक्स्ड कैडावर्स होते हैं उनके अंदर कंपैरेटिवली लेयर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। सो दिस पर्टिकुलर लेयर इन दिस पिक्चर इट इज शोन इन ग्रीन, दिस वन, दिस इज नोन एज रीनल फेशिया, और इसका दूसरा नाम जेरोटास फेशिया। 2 लेयर्स हो गई, रीनल फेशिया या जेरोटास फेशिया। उसके भी अगर बाहर जाएं, जो फैट है जो कि रेट्रोपेरिटोनियल और जो सारे रेट्रोपेरिटोनियल फैट के साथ अपने आप को कंटिन्यू कर लेता है, दैट इज नोन एज पैरारीनल फैट। इसमें पैरा आखिर में ए है, पैरा और पैरी का फर्क आपको क्लियर होना चाहिए। सो अगर आपसे कोई किडनी की कवरिंग्स पूछे तो किडनी इटसेल्फ, किडनी के बाहर उसका कैप्सूल, उसके बाहर पेरीरीनल फैट, उसके बाहर जेरोटास फेशिया, उसके बाहर पैरारीनल फैट। ये मैं आपको 2 अलग अलग पिक्चर से अलग अलग उसमें दिखाता हूँ। ये वाली पिक्चर हमने देखी थी, इसके अंदर ये देखिए सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कट हुआ हुआ है किडनी, ओवरऑल बॉडी, तो ट्रंक कट हुआ हुआ है, तो आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ द किडनी। ठीक है, किडनी का ये वाला हाइलम वाला एरिया, ये बाकी सारा किडनी का कॉर्ड, इसको हम मज़ीद डिटेल में जाते हैं।
ये वाइटिश लेयर जो किडनी के साथ फ्यूज हुआ है, दिस इज द कैप्सूल। कैप्सूल के इमीडिएटली बाहर फैट है, ये देखें येलो कलर में, दिस इज पेरीरिनल फैट। पेरीरिनल के फैट जो है कंडेंसेशन ऑफ फेशिया है, दिस वन, ये वाला, दिस इज कॉल्ड जिरोटास फेशिया। यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, जिरोटास फेशिया। और उसके बाहर जो फैट है वो पैरारिनल फैट है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी और बातें बताऊं कि ये जो जिरोटास फेशिया है, ये इस पिक्चर में थोड़ा सा बेटर नजर आएगा। जिरोटास फेशिया को अगर हम देखें, ये नजर आ रहा है जिरोटास फेशिया, ये और ये ऊपर आप इसको ट्रेस करें तो जिरोटास फेशिया ऊपर जाके सुप्रारीनल ग्लैंड को भी कवर कर रहा होता है। जिरोटास फेशिया ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड को भी कवर कर रहा होता है। नीचे आके ये आके नैरो डाउन होके ये मर्ज हो जाता है विद द वॉल्स ऑफ यूरेटर। साइड बाय साइड देखें, लेटरल एस्पेक्ट पे तो एंटीरियर, ये एंटीरियर लेयर हो गई जिरोटास फेशिया की, ये पोस्टीरियर लेयर हो गई जिरोटास फेशिया की। लेटरल एस्पेक्ट पे आके ये देखें, ये आपस में वैसे मिल जाते हैं। और अगर आप मीडियली इनको ट्रेस करें तो मीडियली जाके ये देखें, ये जो ग्रेट वेसल्स है ना, जो कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये उनके साथ जाके फ्यूज हो जाती है तो क्लोज हो जाती है। सो अब आप देखें तो जिरोटास फेशिया जो हर तरफ से क्लोज है, ऊपर जाके सुपररेनियल ग्लैंड के ऊपर जाके बंद हो रहा है, डायफ्राम से लग रहा है, नीचे जाके वो यूरेटर को जाके इनक्लोज कर रहा है, वहां क्लोज हो गया, लेटरल एस्पेक्ट पे जाके वो आपस में फ्यूज हो गया, और वो जो आपके एब्डोमिनल फेशियाज है ना, उनके साथ जाके मर्ज हो जाता है, या आपका इवन ट्रांसवर्सैलिस फेशिया के साथ जाके मर्ज हो जाता है। मीडियल एस्पेक्ट पे जाए तो वो मर्ज होके जो रीनल जो वेसल्स और पेल्विस से जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे थे, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और पेल्विस, उसके साथ जाके मर्ज हो जाता है। सो जिरोटस फेशिया किडनी के अराउंड एक क्लोज स्पेस इनक्लोज कर रहा है। इसीलिए जो पेरी नेफ्रिक फैट है जो कि किडनी कैप्सूल और जिरोटस फेशिया के दरमियान है, वो एक इनक्लोज स्पेस है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंट काफ़ी ज़्यादा होती है कि खुदा ना खास्ता एक बंदे को इन्फेक्शन शुरू हुई, यूरेटर से नीचे से शुरू हुई, ब्लैडर तक आई, ब्लैडर से आई किडनी तक आई, किडनी में यहाँ अब एक इन्फेक्शन पड़ी है, वो इन्फेक्शन हो गई, पस क्रिएट होना शुरू हो गई, पस फैलते फैलते वो इन्फेक्शन फैली जा रही है, उसने किडनी को रप्चर करके यहाँ से इन्फेक्शन आउट हो गई। तो यहाँ से जब आउट होगी तो जो आपका जिरोटा फेशिया वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस इन्फेक्शन को कंटेन करने की कोशिश करेगा, तो सारा पेरीनेफ्रिक जो फैट है उस वाले एरिया के अंदर एब्सेस फैल जाएगी। सो ये जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है, ये इसलिए आपको जिरोटा फेशिया की अटैचमेंट ज़्यादा बताई जाती हैं। दिस इज नोन एज पेरीनेफ्रिक एब्सेस, दिस इज नोन एज पेरीनेफ्रिक एब्सेस, ठीक है। और पेरीनेफ्रिक एब्सेस अब आपने देख लिया कि वो इस एरिया में कंटेन्ड रहती है, क्योंकि वो हर तरफ से पेरी की जो जिरोटा फेशिया है वो बंद है। वक्त के साथ साथ जब इसका प्रेशर ज़्यादा हो तो ये इसको भी रप्चर कर सकता है, और इसको रप्चर करेगा तो फिर वो जो है आगे आपका रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर भी वो चला जाएगा, और जब रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में जाएगा तो फिर वो मजीद स्प्रेड और मजीद उसकी तकलीफ होगी। बाकी इसके क्लिनिकल्स के अंदर आपकी आ जाएगी कि इसमें वो पेन इन फ्लैंक होगा, यूरिनेशन में मसले होंगे, किडनी फेलियर की तरफ बात जा सकती है, हाई ग्रेड फीवर होगा, और जो सारे सेप्सिस की बातें होती हैं वो सारी आ जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अभी बताया कि जिरोटास फेशिया सुपरारीनल ग्लैंड को भी कवर करता है, लेकिन इसमें एक लेकिन है, एक बात है कि इसी फेशिया का एक सेप्टम होता है जो कि किडनी और सुपरारीनल ग्लैंड के दरमियान रन करता है। ऐसे ये सेप्टम जो है ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी बंदे की किडनी रिमूव करते हैं, जब कोई भी ऑर्गन रिमूव करें तो उसको हम कहते हैं एक्टोमी, ठीक है। तो जब आप किडनी रिमूव करते हैं तो हम कहते हैं उसको नेफ्रेक्टमी। तो नेफ्रेक्टमी जब आप करते हैं तो आप सारी वॉल्स को कट करते 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 जिरोटस फेशिया को कट करते हैं, और जिरोटस फेशिया के बाद जब आप जिरोटस फेशिया के अंदर जो पेरीनेफ्रिक फैट है ना, वो बहुत ज़्यादा एडहेरेंट या बहुत ज़्यादा कोई ग्लू की तरह चिपका नहीं होता। आप आराम से हाथ मूव करें किडनी उसके अंदर, आप जिरोटस फेशिया को एक तरफ से कट करके किडनी निकाल लेते हैं। जब किडनी निकालते हैं तो सुप्रारीनल ग्लैंड नीचे नहीं गिरता, तो सुप्रारीनल ग्लैंड नीचे नहीं गिरता, सुप्रारीनल ग्लैंड को आप अलग से सपोर्ट नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि ये जो सेप्टा है जिरोटास फेशिया का, जो कि किडनी और सुप्रारीनल ग्लैंड के दरमियान है, वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है।
सो दिस इज अबाउट द फेशियाज, इट्स कवरिंग सेप्टा और सुप्रारेनियल ग्लैंड के साथ उसका फेशिया की रिलेशंस, और ये सारी हमने बातें देखी। अब हम किडनी के अंदर जाते हैं कि किडनी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है। अगर आप किडनी को ओपन करके देखें, ये कोरोनल सेक्शन के अंदर इन्होंने ओपन किया हुआ है, तो एंटीरियर एस्पेक्ट इन्होंने रिमूव किया हुआ है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट नजर आ रहा है, और यहाँ आपको इवन हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी थोड़ा सा करके दिखाया हुआ है, इतना का आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी करके दिखाया हुआ है। किडनी को अंदर से देखें तो इसके आपको दो पार्ट्स बड़े क्लियरली नजर आते हैं। एक आउटर पार्ट जो कि कंपैरेटिवली स्टेनिंग या जिसका कलर लाइट कलर्ड है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। बाहर है, कंपैरेटिवली लेस कलर आता है, या इसका उतना डार्कली स्टेंड नहीं है, लाइट कलर्ड है। और इस लाइन के अंदर अंदर अगर आप देखें तो इस लाइन के अंदर अंदर जो कुछ भी है, दिस इज नोन एज मेडुला। मेडुला के अंदर देखें कि जो है ना आपको एक ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। सो दीज आर नोन एज पायरामिड्स, दीज आर पायरामिड्स। ये देखें, ये पायरामिड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बल्कि आपको ये वाला देख लें, दिस इज कॉल्ड पायरामिड। एक सेकंड, दिस इज कॉल्ड पायरामिड। पायरामिड जो है ये इसकी एक बेस होती है जो कॉर्टेक्स की तरफ है, और एक इसकी ये वाली इसकी एपेक्स होती है जो कि उसकी तरफ है टुवर्ड्स दी पेल्विस। अच्छा, अब पायरामिड्स कितने हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिए इलियास में। तो पायरामिड जो है ना आपने याद रखना है कि आराम से, तो उर्दू में याद करना आसान है, दर्जन भर होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 12 होते हैं, 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 12 to 15 पैरामिड्स होते हैं। दर्जन भर का लफ्ज़ याद कर लें तो ये पैरामिड्स होते हैं। अच्छा, अब ये पैरामिड जो हैं, हर पैरामिड ये ओपन हो रहा होता है, इसका जो ये वाला पार्ट है, जो एपेक्स वाला पार्ट है, ये वाला, इट इज़ नोन एज पेपिला, और जो है रीनल पेपिला, ये देखें इन्होंने यहाँ लेबल भी किया हुआ है इस जगह पे, ये रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला जो है ना, ये पेल्विस के पार्ट में ओपन हो रहा है। पेल्विस का जो पार्ट्स हैं, रीनल पेल्विस, इसको भी हम देख रहे हैं कि वो किन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक सेकंड मुझे ना, हाँ जी, तो रीनल पेल्विस जो है ना, एक सेकंड जी, चलें, तो मैं बात कर रहा था पायरामिड की। तो पायरामिड की ये बेस होती है, ये वाली सारी, और ये कॉर्टेक्स की तरफ है, और पायरामिड की ये पेपिला है, ये रीनल पेल्विस में ओपन हो रहा है। अब रीनल पेल्विस की मैं एरियाज की बात करूं, ये यूरेटर है जो कि ब्लड, किडनी से ब्लड तक ट्यूब लेके जा रहा है। इसको अगर हम ऊपर की तरफ फॉलो करें तो ये जो बड़ा एरिया आ गया है, दिस वन इज नोन एज रीनल पेल्विस। ये हाइलम के अंदर पड़ा होता है, ये रीनल पेल्विस है। अब आप रीनल पेल्विस से ऊपर जाएं तो रीनल पेल्विस देखें पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये 3 से 4, 2 से 3। ये जो मेजर पार्ट्स हैं, जो फर्स्ट पार्ट्स में जिनमें रीनल वो पेल्विस डिवाइड हो रहा है, दैट इज नोन एज मेजर कैलिक्स। और अगर आप मेजर कैलिक्स को फॉलो करें तो वो हर मेजर कैलिक्स जो है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है इनटू 3 to 4, 3 to 5 माइनर कैलिसेस। तो बेसिकली जो हमने बात की, जो आपका रीनल पैरामिड वाली बात की, तो रीनल पैरामिड बेसिकली ओपन हो रहा है इनटू माइनर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस से जो यूरिन है वो इकट्ठा होकर जाएगा मेजर कैलिस में, मेजर कैलिस से वो इकट्ठा होकर जाएगा रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से वो यूरेटर में चला जाएगा। अब इसकी मैं थोड़ी सी और डिटेल में चाहते हैं। इसी पिक्चर में आप ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। अब रीनल पैरामिड्स के दरमियान ये देखें आपको लाइटली स्टेन्ड एरियाज नज़र आ रहे हैं, लाइट कलर्ड एरियाज नज़र आ रहे हैं, और इन कलर्स, ये जो ये वाले एरियाज हैं, ये वाले एरियाज, इन एरियाज की आप कलर को मैच करें तो ये आपको ऊपर जो कॉर्टेक्स था उस जैसा नज़र आता है, ठीक है। सो ये जो है दो पैरामिड्स के मैंने इनको कहते हैं कॉर्टिकल
रेज का लफ्ज़ इनके लिए यूज़ कर लिया जाता है, कॉर्टिकल रेज, तो ये इन बिटवीन पैरामिड्स होते हैं। देन जो एक नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, तो किडनी लोब किसको कहते हैं, एक किडनी का फंक्शनल पार्ट कितना होता है। देखिए अगर आप एक पैरामिड के दरम्यान में जो कॉर्टिकल रे है उसके मिड से एक लाइन खींचें, ये देखें, ये देखें, तो ये जो एक ट्राइंगल बना है, ये एक टोटल फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ किडनी है। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें एक एक पिरामिड आ जाता है, ठीक है, इसमें एक पिरामिड आ जाता है, पिरामिड के साथ एडजेसेंट कॉर्टिकल रेज वाला एरिया आ जाता है, और बैक एस्पेक्ट के ऊपर आपका कॉर्टेक्स आ जाता है जो कि पिरामिड की बेस के साथ एडजेसेंट है। सो दिस ऑल स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज वन किडनी लोब। तो अगर आपके 12 हैं तो फिर आपके 12 ही लोब होंगे, अगर 12 पिरामिड्स हैं तो हर पिरामिड के अराउंड 1 लोब होगा। बाकी हिस्टोलॉजी में हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, मैं ना करके डिटेल में जा ही जा रहा हूँ। यहाँ बेसिकली नेफ्रॉन्स पड़े होते हैं, जो ये जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है ना, नेफ्रॉन समझते हैं, नेफ्रॉन का एक आपका ग्लोमेरुल जो बोमेन कैप्सूल होता है, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, फिर लूप ऑफ हेनले होता है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट होती है, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो उसमें ओपन होती चली जाती है, इसमें बाकी सारे ओपन होते हैं। तो बेसिकली जो ये वाले पार्ट्स हैं ना, ये वाले पार्ट्स जो कि कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और बोमेन कैप्सूल्स, दिस वन, these are present in the cortex, ठीक है। और जो ये वाले पार्ट्स हैं, लूप ऑफ हेनले, these are present here in the medulla। इसीलिए इनकी जो है कॉम्पोजिशन और इनकी शक्लों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। बाकी आप इंशाल्लाह हिस्टोलॉजी में करेंगे, हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल से एड्रेस करेंगे, तो मैं उस पर काफ़ी डिटेल में चला गया हूँ, मैं इससे ज़्यादा मजीद नहीं जाना चाह रहा। तो ये आपके हो गए ये। अच्छा, इसी तरह जो कलेक्टिंग डक्ट्स की मैंने बात की, ये वाली, क्योंकि नेफ्रॉन्स जो हैं वो ऊपर से भी शुरू हो रहे होते हैं, नेफ्रॉन्स यहाँ से भी शुरू हो रहा होता है, एक यहाँ पड़ा होगा नेफ्रॉन, उसका कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पड़ा होगा इसका कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट्स ऊपर तक जा रहे होते हैं। तो ये जो दरम्यान में ब्लैक लाइंस ड्रॉ की हुई है ना, ये वाली, ये जो छोटी छोटी ड्रॉ की हुई है, इनको कहते हैं मेडुलरी रेज, इनको कहते हैं मेडुलरी रेज, ये वाली। एंड दीज आर बेसिकली द अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स जो कि कॉर्टेक्स में आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि अब ऊपर वाले जो नेफ्रॉन है, अब कलेक्टिंग डक्ट्स ने उनमें भी तो ड्रेन होना है, तो कलेक्टिंग डक्ट्स ऊपर आ रही हैं, तो इनके अंदर भी आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर में भी आपको ड्रॉ मेडुलरी रेज बनी हुई नजर आ रही हैं। ये जो कंपैरेटिवली डार्क रीजन के अंदर इन्होंने बनाएंगे मेडुलरी रेज बनाएंगे। और अब मैं इतने पंगे में पड़ ही गया हूँ तो ख़त्म कर दूँ कि जिस तरह मैंने अब ये बात की थी कि ये 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 और ये पूरा सेगमेंट, दिस वाज किडनी लोब, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले करके हटे। इसी तरह ही जो मेडुलरी रे के अराउंड जो इस तरह का एरिया बनेगा ना, एक मेडुलरी रे और उसके अराउंड ये वाला एरिया इतना, दिस इज लोब्यूल, ठीक है। ये आप इंशाल्लाह इसको, स्नेल में ये वाले लफ्ज़ यूज़ हुए हैं तो मैंने इनका इंट्रोड्यूस करा लिया, वरना ये चीज़ें इंशाल्लाह जब आप हिस्टोलॉजी करेंगे तो ये चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी। सो दिस इज़ अबाउट इट। जो मेजर स्ट्रक्चर है अंदर, कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, पिरामिड क्या है, पिरामिड का पेपिला क्या है, पेल्विस क्या है, मेजर माइनर कैलिसिस क्या है, कॉर्टिकल रेस क्या है, मेडुलरी रेस क्या है, और उसके अलावा व्हाट इज़ किडनी लोब, व्हाट इज़ किडनी लोब्यूल, ये वाली हमने बातें डिस्कस की हैं। बाकी अब थोड़ा सा जो है ना, मैं अब किडनी के रिलेशंस, बल्कि ना रिलेशन से पहले आपको किडनी का ये ब्लड सप्लाई करा रहा हूँ। किडनी के ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल सप्लाई है, वेनस ड्रेनेज है। आर्टीरियल सप्लाई जो है बाय द रीनल आर्टरीज होती है। अच्छा, एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि आर्टरी जो वेना केवा है वो कंपैरेटिवली टुवर्ड्स द लेफ्ट होती है, ठीक है, और जो वेना केवा है वो कंपैरेटिवली टुवर्ड्स द राइट होती है। इसलिए ये देखें, जो लेफ्ट रीनल वेन है ये छोटी होगी, आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी छोटी होगी, राइट रीनल आर्टरी बड़ी होगी, ठीक है। अब वेना केवा की अगर आप बात करें तो वेना केवा राइट साइड पे है, तो इसलिए राइट रीनल वेन छोटी होगी, लेफ्ट रीनल वेन बड़ी होगी। तो ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये बंदे को एवं तंग कर देती है, एक आधे एमसीक्यू के अंदर कोई बात आ जाती है। पहले हम आर्टरी की बात करें।
आर्टरी जो है ना आपकी एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच है, ऑन ईदर साइड ऑफ एओर्टा निकलती है एट द लेवल ऑफ L2, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी। L2 में जाने के बाद मैंने जिक्र किया था कि किडनी के आपके सेगमेंट्स थे, हमने 5 सेगमेंट्स। तो ये देखें कि किडनी में एंटर होने से पहले ही 5 सेगमेंटल आर्टरीज अलग हो जाती हैं। 5 सेगमेंटल आर्टरीज अलग हो जाती हैं। हर सेगमेंट जो है आर्टरी अपने अपने सेगमेंट को एक एक आर्टरी जाएगी। बाकी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले रीनल वेन थी, फिर आर्टरी थी, फिर पेल्विस था। तो आप यहाँ देखें आपको 4 सेगमेंटल आर्टरीज नजर आ रही हैं, 1 2 3 4। जो पोस्टीरियर सेगमेंट की जो आर्टरी है वो रीनल पेल्विस की बिहाइंड से गुजरती है, इसलिए आपको कहते हैं कि सबसे आगे वेन होती है, फिर आर्टरी, फिर पेल्विस, फिर आर्टरी अगेन। तो सबसे पीछे से वो जो पोस्टीरियर वाली है वो आपको पीछे से जाती नजर आएगी। अब हमने देख लिया रीनल आर्टरी थी, सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हुई। सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड होने के बाद वो आर्टरी जो है ना लोब जो है ना, अब आर्टरी ने रन करना है इन द दिस कॉर्टिकल रेस इंटरमेडुलरी एरिया। तो अब आपका बताया था कि ये आपका एक लोब था, ये आपका एक लोब था, ठीक है, ये आपका दूसरा लोब है। तो अब ये वाली आर्टरीज जो अगली नेक्स्ट ये हो गई आर्टरी, ये हो गई आर्टरी, फिर आर्टरी रन करेगी हेयर बिटवीन द टू पैरामिड्स, बिटवीन द टू लोब्स, इसलिए इसका नाम है इंटरलोबार आर्टरी। बिटवीन द टू लोब्स रन करेगी, पैरामिड के बिटवीन द टू लोब्स रन करेगी और ये पैरामिड की बेस की तरफ जाएगी। पैरामिड की बेस की तरफ जाएगी। कुछ बुक्स ने कहा हुआ है, जिस तरह स्नेल ने कहा हुआ है कि इंटरलोबार आर्टरी कॉमन है, कुछ बुक्स ने इनको दो दो भी बनाई हुई है कि हर पैरामिड की एक बात है, लेकिन आपने इनको इंटरलोबार आर्टरी ही कहना है क्योंकि दो लोब्स के दरमियान है। जब ये बेस में पहुंच जाएंगी तो आर्टरी ऐसे करके दो में डिवाइड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो एक साइड अपने इस पैरामिड की बैक पे चला जाएगा और दूसरी आर्टरी इस पैरामिड की बैक पे चला जाएगा। इसी तरह इस आर्टरी का ये इस पैरामिड की बैक पे चला जाएगा और ये इस पैरामिड की बैक पे चला जाएगा। इस आर्टरी का इस पैरामिड की बैक पे चला जाएगा, इस पैरामिड की बैक पे चला जाएगा। सो हर पैरामिड की बेस जो है उसके ऊपर जो आर्टरी रन कर रही है वो दोनों तरफ से सप्लाई हो रही है, एक इस कोने से भी सप्लाई हो रही है और इस कोने पे से भी सप्लाई हो रही है। वो दोनों मिलके एक आर्क बना देते हैं, एक आर्केड बना देते हैं। सो इस आर्टरी को कहते हैं जो कि पैरामिड्स की बेस पे चल रही है, दैट इज नोन एज आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। आर्क बना रही है, दोनों साइडों से मिल रही है, दिस इज नोन एज आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी हो गई। अब हम इसको जूम कर लेते हैं, इतने एरिया को इन्होंने इस पिक्चर में शो किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखें, अब ये आर्कुएट आर्टरी है, ये आर्कुएट वेसल्स रन कर रही हैं, ठीक है। साथ मैंने बात की थी कि बाउमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये आपका कॉर्टेक्स एंड मेडुला का जंक्शन है। ऊपर कॉर्टेक्स है, नीचे मेडुला है, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, ये वाली जो मैंने कहा था मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट है, और इसको कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं, और मैंने मेडुलरी रेस का लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ किया था। अब ये वाली आर्टरीज जो हैं इनके साथ साथ पैरेलल रन करती हैं। अब मैंने आपको जिक्र किया था मेडुलरी रेज के अराउंड जो एरिया बन रहा था इसको कहते थे लोब्यूल, मैंने इसके लिए लोब्यूल का लफ्ज़ आपको बताया था। तो अब जो आर्टरीज इनके दरमियान रन कर रही हैं, नाउ दे आर नोन एज इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। सो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज ये ऊपर मेडुलरी रेस के साथ साथ रन करेंगी। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से फिर आगे आर्टरीज निकलेंगी, जो आर्टरीज बॉमन कैप्सूल की तरफ जाएंगी। दिस वन इज नोन एज आफ्रंट आर्टीरियोल। फिर ग्लोमेरुलस आ जाएगा बॉमन कैप्सूल के अंदर, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज पड़ा होता है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से जो बाहर आर्टरी निकलेगी दैट इज नोन एज इफरंट आर्टीरियोल्स। इफरंट आर्टीरियोल्स स्प्लिट होकर दो जगह चली जाएंगी, जो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अराउंड चले जाएंगे, दो विल बी नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। जो कि जो वाजा रेक्टा या लूप ऑफ हेनले के अराउंड चले जाएंगे, दैट विल बी नोन एज वाजा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो चले जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर ऑल द आर्टीरियल सिस्टम। हमने रीनल आर्टरीज से लेके वाजा रेक्टा तक देख लिया कि किस तरह आर्टरीज डिवाइड हो के पहुंचती हैं। इसी को हम बैक फ्लो बैक ट्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल वेन्स का नाम बिल्कुल वही है, आप उसको बैक ट्रेस कर लें तो कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। तो हमने देखा था कि वाजा रेक्टा वेन, पेरिट्यूबुलर वेन्स जो है, उसके बाद आपका ट्यूब्यूल्स चली जाएगी इसके अंदर, सॉरी आफ्रंट और इफ्रंट वेन्स नहीं होंगी। फिर वेन्स चली जाएंगी आपकी इंटरलोब्यूलर में, इंटरलोब्यूलर से आपकी चली जाएंगी आर्कुएट में, आर्कुएट से चली जाएंगी इंटरलोबार में,
इंटरलोबार से लोबार में, लोबार से सेगमेंटल वेन, सेगमेंटल से रीनल वेन, रीनल वेन से इंफीरियर वेना केवा। सो दिस इज होल ऑफ द रीनल सर्कुलेशन। रीनल सर्कुलेशन में दो बातें याद रखने वाली हैं कि इट इज़ वेरी हाई फ्लो, इट इज़ वेरी हाई फ्लो, ऑलमोस्ट 1 लीटर पर मिनट, और ये ऑलमोस्ट 20 to 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट होता है आपका। तो क्योंकि इसने आपकी बॉडी को फिल्टर करना है, तो हार्ट एक बीट में जितना ब्लड देता है उस बीट में से 1/4 या 1/5 ब्लड जो है वो सीधा किडनी को चला जाता है, और इतना सारा ब्लड किडनी की अपनी न्यूट्रिशन के लिए नहीं जा रहा, वो फिल्ट्रेशन के लिए जा रहा है। इसीलिए किडनी की इंजरी, किडनी का टीयर, किडनी की किसी भी तरह की लेसरेशन, इट इज़ वेरी हार्मफुल। ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जब भी किडनी का कोई कोई इशू होगा। ठीक है, सो ये हमारा ब्लड सप्लाई हो गई। ब्लड सप्लाई के साथ हम जिक्र कर लेते हैं ये ब्लड सप्लाई। ये नेटवर्क की पिक्चर है, आप इस पिक्चर को फॉलो कर लीजिएगा। ये देखें 1 2 3 4 एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरीज, ये पीछे पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरीज, और आगे हमने जो सारी बातें की थी। ठीक है, ये पिक्चर आपको मैं दे दूंगा। ये स्नेल की पिक्चर है, इसमें भी वही वाली बात है, इसमें माइक्रो सर्कुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई हुई अच्छी। इंटरलोबार और आर्कोएट, इंटरलोब्यूलर, आफ्रंट, ई फ्रंट, फिर पेरिट्यूबुलर, और वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो ये आप इन पिक्चर्स को अपनी बुक से रिवाइज कर लीजिएगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ना, सारी आर्टरीज को फॉलो करते करते सारी लिम्फेटिक्स इकट्ठी होती है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस में जो है वो आर्टरी के साथ साथ, रीनल आर्टरी के साथ साथ लिम्फेटिक्स रन करती हैं, एंड दे रन अलोंग द लिम्फेटिक्स टू द पॉइंट जहाँ रीनल आर्टरी एओर्टा से लग रही है। तो इसको अब एओर्टा के जो राइट और लेफ्ट पे, जो एओर्टा के जो फ्रंट पे लिम्फ नोड्स पड़े होंगे, इनको हम कहते हैं पेरी एओर्टिक नोड्स, क्योंकि फ्रंट पे पड़े हैं। तो और एओर्टा के जो साइड पे नोड्स पड़े हैं, इनको हम कहते हैं पैरा। तो अब जो आपकी रीनल आर्टरी है वो साइड से निकल रही थी और साइड वाले नोड्स में आगे जाएगी, तो पैरा एओर्टिक नोड्स में ख़त्म होगी। अगर आपसे कोई इसका लेवल पूछ ले तो इसका लेवल वही होगा जो रीनल आर्टरी के निकलने का लेवल था, दैट विल बी L2। सो ये आपकी पैरा एओर्टिक नोड्स हो गई, लिम्फेटिक्स हो गई। बाकी मोस्टली जो अंदर का जो सारा है वो आर्टरीज के साथ साथ रन करके ऑल द वे रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से रीनल लिम्फेटिक्स के साथ यहाँ तक आ जाता है, ये बड़ा। और जो ऊपर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, जो बिल्कुल कैप्सूल के नीचे जो एरिया है, वो कैप्सूल के साथ साथ रन करता है, और कैप्सूल के साथ साथ रन करके हाइलम में चला जाता है, और हाइलम से उसी तरह ही वो पैरा उसमें चला जाता है। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा अच्छा दिखाया हुआ है, ये इधर जा रहा है, ये इसका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीनल। वो नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई जो है वो ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है, विसरल ऑर्गन है, तो उसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ जाएगी। सिंपैथेटिक सप्लाई जो है, इसमें आपको सिंपैथेटिक सप्लाई के डर्म लेवल्स याद होने चाहिए। सिंपैथेटिक सप्लाई और आ रही होती है फ्रॉम T10 टू L1 के लेवल से। आमतौर पे ये +-1 हो जाता है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। अक्सर बुक्स में किसी में आपको T9 से T12 भी मिल जाएगा, तो ये +-1 होता रहता है, ये इट डजेंट मैटर सो मच। तो ये जो है आमतौर पे जो आपकी थोरेसिक स्प्लैंक्निक नर्व्स आपने पढ़ी थी, जो कि लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व थी, जो लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व थी वो डायरेक्टली इट कम्स इनटू द रीनल गैंग्लियन और रीनल प्लेक्सिस। बाकी जो लेसर एंड ग्रेटर स्प्लैंक्निक थी, दे गो इनटू द, जो लेसर स्प्लैंक्निक थी इट कम्स इनटू द दिस नोड, एओर्टिक और रीनल नोड, वो वहाँ से आती है। तो और कभी कभार अगर ऊपर वाली लिम्फेटिक्स अगर 9 भी आ रही हो तो वो ग्रेटर स्प्लैंक्निक के थ्रू आती है। सो इन एनी केस जो सारी सिंपैथेटिक्स हैं वो यहाँ से आती हैं, और इनका सिंपैथेटिक फंक्शन वही होते हैं जो वेसोकंस्ट्रिक्शन और वो सारे जो आपने देखे। दूसरी बात, जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ से आती है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आमतौर पे किडनी को वैसे ज़्यादा चाहिए नहीं होती, अदरवाइज पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है आती ज़रूर है। जिस तरह सारे जीआईटी की आपने नर्व सप्लाई पढ़ी थी कि वेगस नर्व जो थी, ये वेगस नर्व बनाई है, वेगस नर्व जो थी वो आके आ रही थी सीलियक प्लेक्सिस का हिस्सा बन रही थी, वेगस प्लेक्सिस आके सीलियक प्लेक्सिस से ही ब्रांचेस निकलती हैं, और वो ब्रांचेस ब्लू कलर में यहाँ शो की हुई हैं, वो ब्रांचेस किडनी तक चली जाती हैं। बाकी सेंसरी जो इनर्वेशन है वो इन्हीं पाथवेज के थ्रू वापस जाती है। अब जब सिंपैथेटिक नर्व्स के साथ सेंसरी सप्लाई वापस जाएगी, इट विल गो इनटू दीज डर्माटोम्स T10, 11, 12, L1। सो इसीलिए अगर कभी भी किडनी का पेन होगा तो वो रेफर्ड पेन आपको फ्लैंक्स में, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी में, इन डर्माटोम्स में मिलेगा T10, 11, 12 के अंदर, जो कि लोअर एस्पेक्ट ऑफ द बैक के अंदर आपको मिलेगा। और किडनी के कुछ रिफ्लेक्स की जो सेंसेशन चाहिए होती हैं वो आमतौर पे पायरम जो वेगस के साथ जो जाती हैं,
वो आमतौर पर रिफ्लेक्स रिलेटेड होती हैं, और वेगस वाली सेंसरी सप्लाई इसलिए भी आपको थोड़ी सी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होती है कि किसी बंदे को रीनल पेन हो रहा हो तो उसको उल्टी आना शुरू हो जाती हैं, तो वो बेसिकली वो इस वजह से हो रही होती हैं क्योंकि वेगस स्टिमुलेट हो रही है। दिस वाज लिम्फेटिक सप्लाई, नर्व सप्लाई। अब मैं सिर्फ आपको वो करा दूँ रिलेशंस। ये इसकी रिलेशन का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में भी आता है, थ्योरी में भी आता है, वाइवे में भी आता है, और हर बुक में इसकी पिक्चर बनी हुई है, नेटर में भी, लास्ट में भी, और आपकी लास्ट नहीं स्नेल जो आप पढ़ते हैं उसमें भी इन सब की पिक्चर्स बनी हुई है, इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। पिक्चर से इसको याद करेंगे काफ़ी आसान रहेगा। अब किडनी के रिलेशंस क्या है, हम राइट किडनी को फॉलो करते हैं। राइट किडनी ये देखें, यहाँ से इट इज एंटीरियरली, मैं पहले याद करूँ, एंटीरियरली इट इज पार्शियली कवर्ड बाय सुप्रारीनल ग्लैंड। यहाँ इतना एरिया, यहाँ लिवर पड़ा है ऐसे, यहाँ लिवर पड़ा है ऐसे करके, तो बाकी जो ये वाला सारा एरिया है, ये वाला, दिस इज एंटीरियरली रिलेटेड टू द लिवर। उसमें से जो इतना एरिया है इट इज रिलेटेड टू द बेयर एरिया ऑफ द लिवर, और जो ये वाला एरिया है ये लिवर से तो रिलेटेड है, लेकिन लिवर और उसके दरमियान पेरिटोनियम आ गई है, तो यहाँ आ जाता है आपका हेपेटोरीनल पाउच, जो पेरिटोनियम वाले लेक्चर के अंदर आपने बात की थी, तो ये आ जाता है। तो ये हो गया। तो उसके बाद आपका ये वाली एरिया देखें, यहाँ आपका हेपेटिक फ्लेक्चर जहाँ असेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन में शिफ्ट हो रही है, ये वो वाली जगह आ जाती है। और ये वाली जगह इतना किडनी का एरिया, ये वाला एरिया, ये वो वाली जगह है दैट इज बीइंग एंटीरियरली कवर्ड बाय सेकंड पार्ट ऑफ डोडेनम। आखिर में ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया है, दिस इज एंटीरियरली स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स आ जाते हैं। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि राइट किडनी के एंटीरियर रिलेशंस में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, so right suprarenal gland, bare area of liver, hepatorenal pouch, second part of duodenum, ascending colon and right hepatic flexure, and here small coils of small intestine. एंड आपको अगर यहाँ से लेफ्ट किडनी का पूछा जाए तो लेफ्ट किडनी को भी आप उसी तरह फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल पिक्चर से ही आप फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर के बाद इमीडिएटली लेक्चर है कि ब्रेक है? तो इमीडिएटली बाद जो आपका ये है, तो ये लेफ्ट किडनी, तो लेफ्ट किडनी में आप इसी तरह फॉलो कर लें। ये देखें लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ये जो है दिस वाज द, या पेरिटोनियम में इनका नाम सुन चुके हैं, स्प्लेनिको गैस्ट्रिक स्प्लेनिको रीनल लिगामेंट, जो स्प्लीन और उसके दरमियान, ये आपका देखिए पेंक्रियास की टेल, यहाँ दिस इज द एरिया फॉर स्टमक, दिस इज द एरिया फॉर स्प्लीन, दिस इज द एरिया फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज द एरिया फॉर असेंडिंग कोलोन, और यहाँ फिर आपका स्प्लेनिक फ्लेक्चर होगा। सो अगर अब आपसे पूछे कि लेफ्ट किडनी के एंटीरियर रिलेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आप बताएंगे लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, स्टमक, स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, स्प्लीन, टेल ऑफ पेंक्रियास, area for small intestine, ascending colon, and splenic flexure of the large colon. So these are the anterior relations of the right and left kidneys. अगर हम बैक से देखें, बैक में लेवल्स वाली बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है, तो वो 12th रिब और मैक्सिमम 11th स्पेस तक आती है। लेफ्ट किडनी थोड़ी सी बड़ी है, ऊंची है, तो ये देखें ये आपकी 12th रिब और ये 11th रिब तक भी जाती है। सबसे पहले तो हम रिब्स और मसल्स देख लेते हैं इस पिक्चर में। रिब्स वाली बात देख ली कि ये आपके 12th लेफ्ट वाली जो है वो आपकी 11th रिब तक जा रही है, और राइट वाली जो आपकी 12th रिब तक जा रही है। फिर हम मसल्स देखते हैं, यहाँ कलर कोडिंग बड़ी अच्छी इन्होंने की हुई है। ये इन्होंने रिब्स के इंप्रेशन बनाए हुए हैं, और ये इंटर कोस्टल स्पेस का इंप्रेशन है। तो रिब्स वाला सारा एरिया इट इज़ पोस्टेरियरली रिलेटेड टू डायफ्राम, डायफ्राम की ओरिजिन थी, ये डायफ्राम की ओरिजिन थी, बल्कि मैं ना अब इसमें आ जाता हूँ यहाँ। तो अब आप ये किडनी है, ये देखें ये किडनी है, ये तो ये किडनी डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है। तो रिब्स वाली बात देख ली, इट इज पोस्चरली कौन कौन से मसल से रिलेटेड है, ये देखें ये डायफ्राम से रिलेटेड है, ठीक। फिर ये श्वास मसल से रिलेटेड है, ये श्वास मसल, ये क्वाड्रेटस लंबोरम से रिलेटेड है, और यहाँ ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस से रिलेटेड है। तो किडनी इज रिलेटेड टू 4 मसल्स, डायफ्राम, श्वास, क्वाड्रेटस, ट्रांसवर्सस। पोस्टीरियर रिलेशंस में अब आपने रिब्स देख ली कौन कौन सी हैं, मसल्स देख लिए कौन कौन से हैं। अब हम न्यूरोवस्कुलेचर देख लेते हैं। ये देखें, ये
subcostal artery, subcostal vein, subcostal nerve, ilioinguinal nerve, iliohypogastric nerve. So these are all the structures that are related posterior to the kidney. अब आपको यहाँ भी यही वाली चीज़ें नजर आएंगी, इसमें थोड़ी सी मुश्किल है। इस पिक्चर में आपको सिर्फ मसल्स और बोन्स दिखाई हुई हैं, रिब 1, रिब 2, डायफ्राम, श्वास, क्वाड्रेटस, ट्रांसवर्सस। और इस वाली पिक्चर, स्नेल वाली पिक्चर में आपको जो इसके अलावा सब कोस्टल आर्टरी, नर्व, वेन और इलियोंगोनल, इलियोहाइपोगास्ट्रिक नर्व्स जो हैं वो नजर आ जाती है। सो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट आर रिलेटेड पोस्टीरियर टू द किडनी। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि यहाँ अगर डायफ्राम है तो डायफ्राम के पीछे कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस भी होगी, तो वो भी पोस्टीरियर रिलेशन में बात आती है। तो कई दफ़ा अब किडनी की जब आप एस्पिरेशन कर रहे हो, किडनी में नीडल डाल रहे हो बायोप्सी के लिए, तो कई दफ़ा अगर हायर अप चली जाए, इस लेवल से किडनी के लिए आ जाए, तो वो हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द किडनी। आर्टीरियल, लिम्फेटिक, नर्व सप्लाई, ये हमने सारा कुछ कर लिया। थोड़े से क्लिनिकल्स डिस्कस कर लें। कभी कभार किसी बंदे के जब अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करनी होती है, आमतौर पे किडनी, जो नई किडनी लगाई जाती है वो पुरानी जगह पे नहीं लगाते। किडनी आमतौर पे पेल्विस में लगाते हैं और एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स के साथ इनकी जो है ना आर्टरी और वेन का एनास्टमोस कर देते हैं और यूरेटर को ब्लैडर में इम्प्लांट कर देते हैं। आमतौर पे पुरानी किडनी को रिमूव नहीं करते। अगर पुरानी किडनी में ज़्यादा मसला हो, कैंसर हो, इन्फेक्शन हो, तो उसको रिमूव भी कर देते हैं। अदरवाइज किडनी के कुछ रिलेशंस जो हैं वो एम्ब्रियो से रिलेटेड ज़्यादा हैं, बट हम डिस्कस कर लेते हैं। जो है पेल्विक किडनी, अगर किडनी के असेंड या अप ना जाए, पेल्विस में रह जाए, दैट इज़ नोन एज पेल्विक किडनी। अगर दोनों पेल्विस के लोअर मार्जिन आपस में फ्यूज हो जाए, दैट इज़ नोन एज हॉर्सशू किडनी। और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपनी पूरी हाइट पे नहीं पहुंचती, क्योंकि वो इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन आर्टरी के नीचे जाके ओरिजिन के लेवल पे फंस जाती है। दोनों किडनीज एक साइड पे चला जाएं, यूरिनेटल डबल किडनी। और इसमें आमतौर पर मसला क्या आता है कि यूरेटर फंस जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा एबरेंट रीनल आर्टरीज, जब किडनी असेंड कर रही होती है तो अपनी आर्टरीज निचली वाली ख़त्म करके ऊपर वाली बनाती रहती है। अगर निचली वाली आर्टरीज ख़त्म ना हो तो एक्स्ट्रा आर्टरीज नीचे रह सकती हैं। एक्स्ट्रा आर्टरीज आमतौर पे इनकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, बट समटाइम्स दे मे लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर, क्योंकि वो उनकी डायरेक्शन ऐसी होती है। अगर दोनों किडनीज हाइलम के लेवल पे एक दूसरे से फ्यूज हो, दैट इज़ नोन एज रोजेट किडनी। और रीनल आर्टरी जो एबरेंट हो, वो कई दफ़ा मैंने अभी बात करके हटा हूँ कि यूरेटर को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से यूरिनरी पूलिंग या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। दिस वाज ऑल अबाउट किडनी। दिस वाज द बिगर टॉपिक। अगले टॉपिक्स कंपैरेटिवली आसान है। यूरेटर है। यूरेटर कहाँ से कहाँ तक होता है? यूरेटर वो ऑर्गन ट्यूब है जो कि रीनल पेल्विस से लेकर ब्लैडर तक आपके यूरिन को लेकर जा रहा है। अगर आपने थोरैक्स में इसोफेगस याद किया हुआ है, इसकी दो बातें बड़ी मिलती जुलती हैं। इसको हम इसोफेगस की तरह ही पढ़ते हैं। इसकी लेंथ वही है इसोफेगस वाली, 10 इंच 25 सेंटीमीटर। इसमें इसोफेगस की तरह 3 कंस्ट्रक्शंस हैं। और इसकी जो हम आर्टीरियल और वेनस और लिम्फेटिक सप्लाई है, उनको भी हम 3 पार्ट्स में ही देखेंगे इसोफेगस की तरह, अपर, मिडल और लोअर के अंदर। पहले तो हमने देख लिया कि आपका एक्सटेंट यहाँ से यहाँ तक है। ये पीछे श्वास मसल के फ्रंट से गुजरता है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। पेल्विस में जाता है। पेल्विस में इसका आपको अभी रूट याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम इंशाल्लाह जब पेल्विस एंड पेरिनियम करेंगे तब देख लेंगे। तो वहाँ से गुजर के ये चला जाता है टू द ब्लैडर। तो बाकी मैं बात कर रहा था इसकी कॉन्स्ट्रिक्शंस की। इसकी 3 कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन एट द लेवल जो कि जहाँ से वो ब्लड किडनी से निकलती है, रीनल पेल्विस के लेवल पे। दूसरी कंस्ट्रक्शन इस पॉइंट पे जब वो पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करती है। तीसरी कंस्ट्रक्शन इस लेवल पे जब वो यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होती है। तो ये 3 कंस्ट्रक्शंस हैं। इनमें इनके इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इनकी ब्लड सप्लाई याद करने का आसान तरीका यह है कि अपर 1/3, मिडल थर्ड और लोअर थर्ड, तो अपने इर्द गिर्द के जो ऑर्गन्स हैं उन्हीं की ब्लड सप्लाई इसको मिल जाती है। एक एक अगर आर्टीरियल सप्लाई याद हो तो इट इज़ मोर देन इनफ। अपर पार्ट पे किडनी के करीब है, तो ये देखें ब्रांचेस फ्रॉम रीनल आर्टरी इसको मिल जाती है। मिडिल थर्ड में ये देखें टेस्टिकुलर आर्टरीज, ओवेरियन आर्टरीज या गोनेडल आर्टरीज क्रॉस कर रही हैं, तो गोनेडल आर्टरीज से ब्रांचेस इसको मिल जाती हैं। लोअर थर्ड देखें, लोअर थर्ड जो है वो ये ब्लैडर पड़ा है, ब्लैडर के साथ पड़ा है, तो ब्लैडर वाली आर्टरीज इसको मिल जाती हैं, वेसिकुलर आर्टरी। तो अगर आपसे सिंपली स्पीकिंग आर्टरीज अगर आपको 3 भी याद रह जाएं, अपर थर्ड किडनी वाली रीनल आर्टरीज, मिडल थर्ड में टेस्टिकुलर गोनेडल आर्टरीज, लोअर थर्ड में ब्लैडर वाली वेसिकुलर आर्टरीज, दिट विल बी मोर देन इनफ। अदरवाइज और भी आर्टरीज होती हैं, जिस तरह यहाँ ये एक्सटर्नल कॉमन आइलिक वेसल्स को क्रॉस कर रहा है, तो उनकी ब्रांचेस मिल जाएंगी।
इसी तरह ब्लैडर में एंटर होते हुए सुपीरियर वेसिकल, इंफीरियर वेसिकुलर आर्टरीज मिल सकती हैं। इसी तरह ये जो यूट्रस है इन फीमेल, यूट्रस की आर्टरीज भी जब इसको क्रॉस कर रही होती है वो भी ब्रांचेस दे देती हैं। सो दीज आर द आर्टरीज सप्लाइंग, और वेन्स भी एग्जैक्टली यही होंगी। लिम्फेटिक्स की भी यही कहानी है, अपर थर्ड, मिडल थर्ड, लोअर थर्ड में डिवाइड करेंगे और उन्हीं चीज़ों के साथ साथ फॉलो करेंगे। अपर थर्ड किडनी के साथ रिलेटेड था, किडनी की सप्लाई कहाँ थी, पैरा एओर्टिक नोड्स के अंदर, तो इसकी सप्लाई वही होगी। मिडल थर्ड टेस्टिकुलर आर्टरी और वेन्स क्रॉस कर रही थी। टेस्टिकुलर आर्टरी और वेन्स को अगर आप यहाँ देखें, टेस्टिकुलर आर्टरी और वेन्स ये वाली ये ऊपर जाके वहीं ड्रेन हो रही हैं L2 या L3 के लेवल पे। तो अगेन इनके साथ भी जो लिम्फेटिक्स चलेंगी दे विल गो ऑल द वे टू दीज पैरा एओर्टिक नोड्स, ठीक है, या लेटरल एओर्टिक नोड्स। और तीसरी पेल्विक वाला एरिया, जो ब्लैडर की लिम्फेटिक्स होंगी वही उसकी लिम्फेटिक्स होंगी। वो कौन सी होती हैं, आइलिक नोड्स, मोस्ट कॉमनली इंटरनल आइलिक नोड्स, एक्सटर्नल आइलिक नोड्स बोल सकते हैं। तो अपर पार्ट ऑफ यूरेटर की सप्लाई हो गई टू द पैरा एओर्टिक एंड लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर की सप्लाई हो गई टू द आइलिक नोड्स। नर्व्स अगेन उसी तरह डिवाइड करें, अपर, मिडल, लोअर, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेट करें। अपर पार्ट किडनी के साथ रिलेटेड था, रीनल प्लेक्सस। मिडल पार्ट टेस्टिकुलर या ओवेरियन आर्टरी के साथ रिलेटेड था, तो टेस्टिकुलर या ओवेरियन प्लेक्सस। लोअर पार्ट ब्लैडर के साथ रिलेटेड था, ब्लैडर का कौन सा प्लेक्सस है, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, तो वही है। तो यूरेटर को समझने के लिए काफ़ी हद तक आप उसको अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अपर पार्ट की हर चीज़ किडनी के साथ रिलेट कर दें, लोअर पार्ट की हर चीज़ ब्लैडर के साथ रिलेट कर दें, और मिडल पार्ट की हर चीज़ टेस्टिकुलर आर्टरी एंड वेन के साथ रिलेट कर दें, तो ये उनकी सारी सप्लाईज हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल ऑफ द सप्लाईज ऑफ द यूरेटर। आर्टीरियल सप्लाई हो गई, वेनस, लिम्फेटिक्स। अब रिलेशंस देख लें। रिलेशंस ऑफ द किडनी, अगेन यूरेटर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम यूरेटर के पोस्टीरियर रिलेशंस देख लेते हैं। दिस इज द यूरेटर, ये आगे निकल रहा है पेल्विस से ऑल द वे यहाँ जाके यूरेटर में जा रहा है। अब इसको देखें कि ये श्वास मसल के फ्रंट से गुजर रहा है, तो एक पोस्टीरियर रिलेशन में श्वास मसल आ गया। फिर ये देखें इसकी बैक पर श्वास मसल आ गया। फिर ये देखें ये बाइफर्केशन ऑफ कॉमन आइलिक वेसल्स को क्रॉस कर रहा है, तो बाइफर्केशन पार्ट ऑफ कॉमन आइलिक वेसल्स या एक्सटर्नल आइलिक वेसल, ये इसका दूसरा पोस्टीरियर रिलेशन आ गया, ठीक है। फिर आगे ये पेल्विस में चला जाता है। पेल्विस हमारा पेल्विस के सिलेबस में हम देखेंगे, हम उसकी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते। दूसरी बात मैं आपको कर रहा था कि इसके साथ अगर हम इसका एक्सरे करें तो इसके पीछे ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा नज़र आ रहे होते हैं यहाँ, तो वो आपका पोस्टीरियर रिलेशन में एक्सरे में नज़र आएगा। और अगर आप इस पॉइंट पे एक्सरे करें तो पीछे सैक्रो आइलिक जॉइंट नज़र आता है, तो वो आपका पोस्टीरियर रिलेशन है। तो पोस्टीरियर रिलेशन में जो आपको ग्रॉस एनाटॉमी में चीज़ें नज़र आती हैं वो श्वास मसल, आइलिक वेसल्स, और अगर आप एक्सरे करके देखेंगे तो आपको टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस एंड साइक्रो आइलिक वेसल्स। सो दीज आर द 4 स्ट्रक्चर्स दैट आर इन पोस्टीरियर रिलेशंस, श्वास मसल एंड कॉमन आइलिक वेसल्स कॉमनली आस्क्ड वन। एंटीरियर रिलेशन में देखें, एंटीरियर रिलेशन में अगर सारे रिलेशन भूल जाएं, अगर एक रिलेशन जो आपने याद रखना है वो ये वाला है, ये नहीं भूलना। एंटीरियर रिलेशन बेशक वो राइट लेफ्ट हो या राइट हो, एंटीरियरली टेस्टिकुलर या ओवेरियन आर्टरीज एंड वेन्स क्रॉस देम एंटीरियरली। एंटीरियर रिलेशन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। टेस्टिकुलर आर्टरी इज प्लेस्ड एंटीरियर टू इट, या यूरेटर इज पोस्टीरियर टू टेस्टिकुलर आर्टरी, ये इनकी एंटीरियर रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी राइट एंड लेफ्ट साइड को अगर हम फॉलो करें, राइट साइड को देखें यूरेटर को, सबसे पहले सेकंड पार्ट ऑफ डोडेनम आ गया, ये देखें राइट कोलिक वेसल आ गई, आइलियोकोलिक वेसल आ गई, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेसल आ गई, और सुपीरियर मिजेंट्रिक वेसल अकेली नहीं होती, यहाँ रूट ऑफ मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रन कर रही होती है। ये देखें इधर ये जो आइलियम है, इधर टर्मिनल पार्ट ऑफ आइलियम ने इसको क्रॉस कर लिया, ठीक है। सो दीज आर द एंटीरियर रिलेशन, टेस्टिकुलर वेसल, डोडेनम, राइट कोलिक, आइलियोकोलिक, सुपीरियर मिजेंट्रिक along with the root of mesentery, part of ileum, so all of these are in the anterior relation। इसके अलावा भी शायद एक आधा लिखा हो बुक में। एंड राइट लेफ्ट साइड पे देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाला है, इसको नहीं भूलना, अदरवाइज ऊपर से नीचे फॉलो करें। सबसे पहले ये देखें इनिशियल पार्ट ऑफ जेजुनम, लेफ्ट कॉलिक वेसल्स,
सिग्मोइडल वेसल्स, और यहाँ ये देखिए सिग्मोइड कोलोन क्रॉस कर रही है यहाँ, तो सिग्मोइड कोलोन एंड इट्स मेसेंट्री, ठीक है, sigmoid colon and its mesentery. So these are all the interrelation of the left and right ureter. ये मैंने आपको अलग अलग बताए हैं और ये आपको मैंने कॉमन वाले भी बता दिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है. So this is all about the ureter. आखिरी टॉपिक छोटा सा टॉपिक है सुप्रारीनल ग्लैंड. किडनी के ऊपर पड़ा होता है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है. अभी आपको बताया कि अगेन जेरोटा स्पीशीज से कवर्ड है, पेरिनेफ्रिक फैट वही उसके अराउंड है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक देयर इज सेप्टा बिटवीन द किडनी एंड वो. बाकी इसकी जो शेप्स हैं, जो राइट वाला है कंपैरेटिवली पिरामिडल या ट्रायंगुलर शेप है, जो लेफ्ट वाला है वो रिलेटिवली द्रांतीय क्रिसेंटेरिक शेप का है, ठीक है. इन्होंने किडनी के ऊपर कैप किया हुआ है. रेनिफेशिया अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो इसका आउटर एरिया इसको कॉर्टेक्स कहते हैं जो येलो कलर में शो किया हुआ है. इसके अंदर आप फर्दर हिस्टोमी एंड फ्यूजियम में पढ़ेंगे. इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस. ये मैं हिस्टो के लिए बात छोड़ रहा हूँ, इनके फंक्शन फिजियो के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ अब मोटी सी बात है कि बाहर वो होता है और अंदर वाला एरिया जो है ये वाला एरिया मेडुला है. मेडुला जो बाहर वाला ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस वो आपके शुगर को मेंटेन करने के लिए, सॉल्ट को मेंटेन करने के लिए एंड सेक्स को मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स होते हैं. और जो अंदर जो ये वाला मेडुला वाला एरिया है इसके अंदर से आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन जो आप सिंपैथेटिक सिस्टम में पढ़ते हैं वो वाले हार्मोन्स ये प्रोड्यूस कर रहा होता है. बाकी आर्टीरियल सप्लाई देखें तो आर्टीरियल सप्लाई इसकी 3 आर्टरीज होती हैं. एक सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर. सुपीरियर आर्टरीज शोन हेयर, दीज आर ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज. इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज जो हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि अंडर सरफेस ऑफ द डायफ्राम को लाइन करती हैं, डायफ्राम के अंडर सरफेस को सप्लाई कर रही हैं और इन्हीं की ब्रांचेस जो हैं वो आपका सुपरारीनल ग्लैंड में भी जा रही हैं. सुपीरियर फ्रेनिक. मिडिल फ्रेनिक ये वाली है. मिडिल फ्रेनिक डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा है और इट डायरेक्टली गोज इनटू द सुपरारीनल ग्लैंड. इंफीरियर फ्रेनिक, इंफीरियर फ्रेनिक जो है वो रीनल ग्लैंड से आ रही है और रीनल ग्लैंड की ब्रांच है जो कि इसको सप्लाई कर रही है. सो सुपीरियर फ्रेनिक, सुपीरियर सुपीरियर एड्रिनल सुपीरियर आर्टरी इंफीरियर फ्रेनिक की ब्रांच है. मिडल आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा है और इंफीरियर आर्टरी ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है, इसको सुप्रारीनल आर्टरी, सुप्रारीनल आर्टरी. सो दिस आर इंफीरियर, मिडल एंड सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरीज. वेन्स का फर्क है. वेन्स जो है अगर आप देखें तो वेन्स 3-3 नहीं निकल रही, वेन्स सिंगल सिंगल वेन निकल रही है. बल्कि मेरे पास अच्छी पिक्चर शायद ये यही है, सिंगल सिंगल वेन निकल रही है. राइट साइड पे जो वेन निकल रही है इट इज गोइंग डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना केवा. लेफ्ट साइड की जो वेन है इट इज गोइंग इनटू द लेफ्ट रीनल वेन. ये बात फर्क याद रखना. लेफ्ट रीनल वेन की अब तक आपका इस मॉड्यूल के अंदर अब आपको 2 बातें पता चल गई होंगी. लेफ्ट रीनल वेन जो है वो लेफ्ट सुप्रारीनल वेन भी रिसीव कर रही है और लेफ्ट रीनल वेन जो है लेफ्ट टेस्टिकुलर या ओवेरियन वेन भी रिसीव कर रही है. और राइट पे यही दोनों चीज़ें डायरेक्टली वेना केवा में जा रही हैं. लिम्फेटिक्स किडनी के साथ लेटरल एओर्टिक नोड्स में जाएंगी. नर्व सप्लाई इसकी जो है ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कॉर्टेक्स की और मेडुला में. जो कॉर्टेक्स की नर्व सप्लाई है वो किडनी जिसे मिलती जुलती है कि वो सीलिक प्लेक्सिस, रीनल प्लेक्सिस के अराउंड सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इकट्ठे होंगे. ये देखें सीलिक गैंग्लियन दिखाया हुआ है, सीलिक गैंग्लियन के अंदर और रीनल गैंग्लियन के अंदर वो इकट्ठे होंगे और वो होने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वो सप्लाई करेंगे. मैं सिर्फ अभी कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, कॉर्टेक्स की ब्लड वेसल्स को. जो मेडुला की जो सिंपैथेटिक सप्लाई है इट इज़ वेरी यूनिक, किसी और ऑर्गन में ऐसे नहीं है. जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको सिंपैथेटिक सप्लाई पोस्ट सिनेप्टिक या पोस्ट गैंग्लियोनिक मिलती है. जो उनका जो पहला सिनेप्स हुआ होता है वो पीछे कहीं ना कहीं हो चुका होता है, या सिनेप्स आपका सिंपैथेटिक चेन में हो चुका होता है या सीलिक गैंग्लियन में या रीनल गैंग्लियन में हो चुका होता है. बट जो आपका मेडुला का जो सप्लाई है इट इज़ वेरी यूनिक इन दिस वे कि इसके जो फाइबर्स हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, प्री सिनेप्टिक फाइबर्स विदाउट सिनेप्सिंग directly they go into the medulla, and they directly innervates the medullary cells. तो इसलिए कई दफा कहा भी जाता है कि these medullary cells are modified post synaptic cells. इसीलिए आपको एम्ब्रियोलॉजी के अंदर सुप्रारेनियल ग्लैंड आपको कई दफ़ा नर्वस सिस्टम के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा. और इसीलिए जिस तरह पोस्ट सिनेप्टिक सेल की जो होता है
एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, तो इसकी भी सप्लाई वही है, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन, जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम एक्टिवेट करता है। सो दिस वाज द नर्व सप्लाई। इसका रेफर्ड पेन इन डर्माटोम्स में होगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने बैठे इतनी देर। सो थोड़ा सा टाइम ऊपर भी हो गया है, आप लोगों को अटेंडेंस हो चुकी है, आप में से जो जाना चाहें जा सकते हैं। आप में से कोई मुझसे कोई क्वेश्चन या कोई अपनी क्वेरी क्लियर करना चाहते हैं तो मैं 2-4 मिनट के लिए इधर बैठा हूँ। सर जो फेशिया रीनल फेशिया, इसकी जो डिटेल आपने बताई है वो स्नेल में नहीं है, वो हम कहाँ से करेंगे? ये आप बीडी से पढ़ लेना, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आप बीडी से पढ़ लेना, ठीक है। ओके सर। अब ये रिनल इंगल के बारे में थोड़ा कुछ बताओ। दोबारा बताइए, सॉरी। सर रिनल इंगल। रीनल एंगल, अच्छा रीनल एंगल जो है ना, ये आपका ये वाला एरिया बनता है। मैं आपको एग्जैक्ट भी देख के बता दूं, मैं तो गलती कोई ना कर दूं। ये देखें, आपको मैं अगर यहाँ जाऊं, ये वाली जगह आखिरी रिब और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान जो जगह बन रही है ना, ये वाली, दिस इज रीनल एंगल। इसको कोस्टो वर्टिब्रल एंगल भी कहते हैं। ठीक है, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल में आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन भी रीड कर देता हूँ। Located on your back at the bottom of your rib cage at 12th rib, it is 90-degree angle formed between curve of the rib and your spine. Okay, this is the renal angle. थैंक यू सर। आप में से जो जाना चाहें टोटली फ्री हैं, क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। ओके देन, अगर आपने और कोई बात नहीं पूछनी, लेट्स वाइंड अप। मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा लेक्चर की वीडियो भी अपलोड कर दूं और प्रेजेंटेशन भी अपलोड कर दूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी भी रहता हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर आप नीचे कर देंगे, मैं कोशिश करूँगा उसको आपको आंसर कर दें। ओके देन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।